गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 पाठ 3 जनसंख्या संगठन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं। तो जनसंख्या संगठन का अर्थ होता है किसी भी देश में जो जनसंख्या पाई जाती है उसकी विशेषताएं क्या हैं। उसकी विशेषताएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे लिंग अनुपात कितना है, वहाँ पर साक्षरता दर कितनी है, लोग कौन से व्यवसाय में लगे हुए हैं, जनसंख्या ग्रामीण है या नगरीय है। तो इस प्रकार की कोई भी विशेषताएं जो हो सकती हैं उन सभी को जनसंख्या संगठन कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या संगठन का अर्थ हो गया जननांगीय विशेषताओं का अध्ययन करना, या जनसंख्या की जो भी विशेषताएं हैं उन सभी का अध्ययन जो है वो जनसंख्या संगठन के अंदर किया जाता है। तो जनसंख्या संगठन के अंदर जिन विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली विशेषता आती है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात क्या होता है? लिंग अनुपात का मतलब है कि हमारे देश के अंदर स्त्रियों और पुरुषों में किसका अनुपात ज्यादा है उसके बारे में है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लिंग अनुपात किसे कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। भारत में प्रति 1000 में जनसंख्या को मापा जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसका फॉर्मूला भी याद करना होगा। लिंग अनुपात इक्वल टू स्त्रियों की जनसंख्या अपॉन में पुरुषों की जनसंख्या मल्टीप्लाई में 1000। हमेशा याद रखना, स्त्रियों की जनसंख्या हमेशा ऊपर आएगी, ठीक है, और पुरुषों की जनसंख्या नीचे आएगी, क्योंकि पुरुष तो हम 1000 ही मान लेते हैं। ठीक है, और 1000 पुरुषों के ऊपर हम स्त्रियों की जनसंख्या को देखते हैं, इसलिए पुरुषों की जनसंख्या नीचे आएगी और स्त्रियों की जनसंख्या जो है वो ऊपर आएगी। आगे आता है, अब लिंग अनुपात असंतुलित होने के कारण हमारे देश के अंदर महिलाओं की संख्या कम है और पुरुषों की संख्या ज्यादा है। तो ऐसा क्यों है? लिंग अनुपात जो है वो असंतुलित क्यों है, बराबर क्यों नहीं है? उसके निम्न कारण हैं। पहला कारण है स्त्री भ्रूण हत्या। आजकल क्या है, गर्भ के अंदर ही जांच करवा ली जाती है, लड़का है या लड़की, और गर्भ में ही बच्चे की हत्या करवा दी जाती है अगर वो लड़की होती है तो इस तरह के जब अपराध जब हमारे समाज में बढ़ते हैं तो जिसके कारण से महिलाओं की संख्या जो है वो कम होती जाती है। दूसरा पॉइंट है स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा। स्त्रियां जो हैं उनके प्रति घरेलू हिंसा बढ़ती है, जिसके कारण से कुछ स्त्रियों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इसके कारण से स्त्रियों की संख्या जो है वो कम हो जाती है। घरेलू हिंसा मतलब घर के अंदर जो हिंसा होती है वो शामिल होती है इसके अंदर, घर के अंदर जो मार पिटाई होती है वो। नेक्स्ट है स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होना। स्त्रियां जो है उनको समाज के अंदर बहुत निम्न स्थान प्राप्त है, समाज में उनको आज भी पुरुषों के बराबर स्थान प्राप्त नहीं है। इसके अलावा आर्थिक रूप से भी वो आत्मनिर्भर नहीं होती है। आर्थिक का मतलब हो गया पैसे के लिए, मतलब अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। तो स्त्रियां जो हैं वो अभी भी अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए पुरुषों के ऊपर निर्भर करती हैं, क्योंकि उन्हें बाहर जाकर काम करने की इजाजत नहीं होती है। इसलिए जब स्त्रियां सामाजिक और आर्थिक स्तर पर दूसरों पर निर्भर हैं, उनके कारण से उनकी कंडीशन जो है वो बहुत खराब होती है। नेक्स्ट आता है स्त्रियों से संबंधित कुप्रथाएं। कई कुप्रथाएं फैली हुई है स्त्रियों के प्रति, जैसे दहेज प्रथा, जिसमें एक पिता को लड़की के विवाह में बहुत सारा धन देना पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण से भी लोग लड़कियों को पैदा करना ठीक नहीं समझते हैं, उनकी गर्भ में ही हत्या करवा देते हैं ताकि बाद में उन पर ज्यादा भार ना आए। नेक्स्ट है महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्धि। महिलाओं के प्रति अपराध जो है वो भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण भी महिलाओं की स्थिति जो है वो समाज में खराब हो रही है और लिंग अनुपात जो है वो असंतुलित हो रहा है। तो ये कुछ कारण हैं जो लिंग अनुपात असंतुलित होने के कारण हैं। उसके बाद आता है विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें कि पूरे वर्ल्ड का लिंग अनुपात कितना है, तो 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष हैं। मतलब यहाँ पर भी 2 पुरुष जो हैं वो बराबर हैं, 2 पुरुष ज्यादा हैं।
ठीक है, ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात कितना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लैटविया में दर्ज किया गया है। विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात कौन से देश के अंदर है? लैटविया में है, जहां पर 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं। ठीक है, मतलब स्त्रियां जो है वो ज्यादा हैं। तो यहाँ पर स्त्रियां तो 100 हैं, लेकिन पुरुष जो है वो 85 है, इसलिए यहाँ पर स्त्रियों की संख्या जो है वो ज़्यादा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि विश्व में सबसे अधिक उच्चतम लिंग अनुपात कहाँ पर है? लैटविया देश के अंदर। उसके बाद आता है विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात, सबसे कम लिंग अनुपात कौन से देश का है? तो उसमें संयुक्त अरब अमीरात देश का नाम आता है। यहाँ पर 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं। ठीक है, मतलब स्त्रियां 100 हैं और पुरुष 311 हैं। अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लैटविया के अंदर जो लिंग अनुपात है वो उच्च है, उसका कारण क्या है? लैटविया जो है वो यूरोप महाद्वीप का एक देश है। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप के अंदर जनसंख्या जो है वो ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण वहां पर संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो चुका है और अब वहां के लोग जो क्या है, प्रवास करके दूसरे देशों के अंदर जाने लगे हैं। जैसे यूरोप के अधिकतर लोग जो क्या है उत्तर अमेरिका के अंदर जाते हैं, इसलिए यहाँ पर जो पुरुष हैं वो रोजगार की तलाश में दूसरी जगह पर प्रवास कर गए हैं, इसलिए यहाँ पर स्त्रियों की संख्या जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर लैटविया के अंदर जो उच्चतम लिंग अनुपात है उसका कारण क्या है? उत्प्रवास है, कि पुरुषों का काम की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाना। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है। मतलब 139 देशों में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जबकि 72 देशों के अंदर लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए प्रतिकूल है, जबकि जो 72 कंट्रीज हैं वहां पर महिलाओं की संख्या जो है वो कम है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि कितने देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है? तो 139 देशों के लिए। और कितने देशों में प्रतिकूल है? तो 72 कंट्रीज में। ठीक है, इसके अलावा यूरोप महाद्वीप में पुरुषों की संख्या कम है, वह महिलाओं की ज्यादा है, जिसका कारण उत्प्रवास है। ठीक है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है आयु संरचना। आयु संरचना का मतलब होता है कि हम हमारी जितनी भी जनसंख्या है उसको विभिन्न आयु वर्गों के अंदर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करता है। मतलब 0 से लेकर के 60 तक के जो 60 की आयु वाले व्यक्ति हमारे देश के अंदर रहते हैं, तो हम उनको 3 आयु वर्गों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला 1 से 14 आयु वर्ग, ठीक है, उसके बाद 15 से 59 आयु वर्ग, और उसके बाद 60 से अधिक। जो 1 से 14 वर्ष के जो होते हैं उसको बाल वर्ग कहते हैं, क्योंकि उसमें अधिकतर बच्चे आते हैं। ठीक है, 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों के अंदर क्रियाशील जनसंख्या आती है। जो युवा जनसंख्या आती है उसको क्रियाशील जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि वो काम करती है और उत्पादन में अपना सहयोग देती है। ठीक है, जबकि 60 से अधिक आयु वाली जनसंख्या को वृद्ध जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, तो बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग जो है वो दोनों ही आश्रित जनसंख्या में आते हैं। वो अपनी आवश्यकताओं, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए युवा वर्ग पर, मतलब कार्यशील जनसंख्या के ऊपर निर्भर होते हैं। अगर किसी देश के अंदर ये जो युवा वर्ग है अगर उसकी जनसंख्या अधिक है, तो इसका कारण यह है कि वहां पर जनसंख्या, जन्म दर जो है वो अधिक है। ठीक है, इसलिए वहां पर युवा वर्ग की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आयु लिंग पिरामिड। आयु लिंग पिरामिड का मतलब होता है कि जो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्री और पुरुषों की संख्या से, मतलब विभिन्न आयु वर्ग जैसे 0 से 5 वर्ष तक के कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियां, मतलब कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, और बीच में मतलब सभी आयु वर्गों को लिया जाता है। जैसे इसको पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें मैंने एक तरफ आयु दिखाई है 0 से 4, 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 19 वर्ष, 20 से 24 वर्ष। तो मतलब इसके अंदर एक तरफ पुरुषों की जनसंख्या दिखाई गई है, एक तरफ स्त्रियों की संख्या दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आयु लिंग संरचना जो है वो शो की गई है कि आयु लिंग संरचना मतलब विभिन्न आयु वर्गों में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है और स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है। तो ये आयु लिंग संरचना
ये प्रदर्शित करने के लिए हम पिरामिड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और पिरामिड में हमेशा दाईं तरफ स्त्रियों को शो किया जाता है और बाईं तरफ हमेशा पुरुषों को शो किया जाता है। ये बात हमेशा याद रखना, दाईं तरफ स्त्रियां और बाईं तरफ पुरुष। तो पिरामिड जो है वो भी लगभग 3 प्रकार के दिखाए गए हैं। पहला है विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित का मतलब ये है कि यहाँ पर जन्म दर बहुत ज्यादा है। इस पिरामिड में जन्म दर जो है वो उच्च है, ठीक है। नीचे दिखाया जा रहा है 0 से 4 का जो आयु वर्ग है उसके अंदर जनसंख्या जो है वो 12 तक है, ठीक है। ये नीचे बहुत ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। लेकिन जब आगे के वर्षों में हम जाते हैं तो ये जनसंख्या जो है ये कम होती हुई जाती है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर मृत्यु दर जो है वो भी उच्च है, ठीक है। जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर जो है वो भी यहाँ पर उच्च है। इसी तरह स्त्रियों में भी जन्म दर उच्च है और मृत्यु दर जो है वो भी यहाँ पर उच्च है। ये नाइजीरिया का पिरामिड दिखाएगा, नाइजीरिया देश का, ठीक है। नाइजीरिया अफ्रीका के अंदर आता है। तो ये विस्तारित होती जनसंख्या है। दूसरा आता है स्थिर जनसंख्या। ये ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड है। इसके अंदर जन्म दर और मृत्यु दर जो है वो लगभग समान है, जिसके कारण जनसंख्या जो है वो स्थिर हो जाती है, ठीक है। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है, जिसके कारण लगभग इसमें जन्म दर अधिक नहीं, जन्म दर और मृत्यु दर लगभग दोनों ही समान है। ऐसा नहीं है कि भाई बाद के वर्षों के अंदर ज्यादा कम हो रही हो या बढ़ रही हो, लगभग समान सी है। तो यहाँ पर स्थिर जनसंख्या रहती है। ये ऑस्ट्रेलिया का पिरामिड है। यहाँ पर इस तरफ पुरुष दिखाए गए हैं, इस तरफ महिलाएं दिखाई गई हैं। तीसरा मॉडल है ह्रासमान जनसंख्या का। इसके अंदर ये जापान का है। तो यहाँ पर पहले वाले में जन्म दर जो है वो बिल्कुल ही कम है। देखो यहाँ पर बिल्कुल ही कम है, यहाँ तक है, और बाद के वर्षों के अंदर ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर शुरू के वर्षों में जन्म दर अब कम होने लग गई। मतलब अब जन्म दर कम है लेकिन मृत्यु दर जो है वो यहाँ पर वो भी कम है। जन्म दर भी कम है और मृत्यु दर भी कम है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक हो गई है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल ही जन्म दर कम हो गई है, ठीक है, और मृत्यु दर जो है वो भी कम है, जिसके कारण से जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो ऋणात्मक हो गई है। पहली वाली के अंदर जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च है, ठीक है। जैसा हमने जननांगीय संक्रमण मॉडल के अंदर पढ़ा था कि जन्म दर मृत्यु दर दोनों उच्च है। दूसरे के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों समान है, ठीक है। और तीसरी अवस्था के अंदर जो जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से भी कम आ गई है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि जो है वो बिल्कुल शून्य हो गई है या फिर ऋणात्मक हो गई है। अब जनसंख्या घटने लगी है। उसके बाद आता है ग्रामीण नगरीय संगठन। तो ग्रामीण नगरीय संगठन भी जनसंख्या की विशेषता है। जो गांवों में जो लोग रहते हैं उनको ग्रामीण जनसंख्या कहते हैं। नगरों में रहने वाली जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा गांवों में जो लोग रहते हैं वो अधिकतर कृषि कार्य, प्राथमिक कार्यों पर ही निर्भर होते हैं, जबकि नगरों में रहने वाले जो लोग हैं वो अधिकतर द्वितीयक व तृतीयक कार्यों में लगे होते हैं। द्वितीयक का मतलब होता है उद्योगों के अंदर लगे हुए हैं और तृतीयक का मतलब होता है व्यापार, परिवहन वगैरह के कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों के अंदर रोजगार के अवसर भी अधिक होते हैं, क्योंकि उद्योग धंधे होते हैं तो वहां पर बहुत सारे लोगों को रोजगार मिल जाता है, ठीक है। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों से लोग नगरों की तरफ प्रवास करने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट विशेषता आती है साक्षरता। साक्षर व्यक्ति किसे कहते हैं? 7 वर्ष की उम्र या उससे अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी सेंटेंस को या किसी भी वाक्य को पढ़ सकता है या पढ़ सकता है, वह लिख सकता है, और उसके अलावा उसको गणित भी आता हो, ठीक है, मैथमेटिक्स, उसको मैथ का भी ज्ञान होता है, तो वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है, ठीक है। एक तो 7 वर्ष से अधिक हो और उसको पढ़ना आता हो, लिखना आता हो और उसको गणित का भी ज्ञान होना चाहिए, वही व्यक्ति साक्षर कहलाता है। अब किसी भी देश के अंदर साक्षर जनसंख्या का अनुपात अगर हमें पता चल जाए कि यहाँ पर इतनी साक्षर जनसंख्या है, तो हम उससे उस देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि वो देश कितना विकसित होगा। अगर साक्षर जनसंख्या अधिक होगी तो इसका मतलब है कि वहाँ के लोगों का रहन सहन का स्तर अच्छा होगा, महिलाओं की स्थिति भी अच्छी होगी। इसके अलावा वहाँ पर सरकार की नीतियां जो हैं वो भी
अच्छी हैं तभी वहां पर जनसंख्या जो है वो इतनी शिक्षित है। लेकिन अगर जनसंख्या शिक्षित नहीं है तो इसका मतलब है कि वो देश या वो अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल पिछड़ी हुई है। तो हम साक्षरता के आंकड़ों के आधार पर हम किसी भी देश की आर्थिक व सामाजिक स्थिति का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आती है व्यवसायिक संरचना। व्यवसायिक संरचना का मतलब होता है उस देश की जनसंख्या की व्यवसायिक विशेषताएं, मतलब जनसंख्या जो है वो कौन से कार्यों में लगी हुई है। तो हमने उन कार्यों को 4 भागों में बांटा है, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंदर प्रकृति से प्राप्त उत्पादों का सीधा प्रयोग किया जाता है, जैसे कृषि हो गया, खनन, पशुपालन, तो ये चीजें आती हैं। जबकि द्वितीय क्रियाओं के अंदर विनिर्माण उद्योग आता है। विनिर्माण का मतलब होता है कच्चे माल की सहायता से तैयार माल बनाना, ठीक है। इसमें हम क्या है, प्रकृति से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं उनको हम उद्योगों में ले जाकर के किसी अन्य वस्तु में परिवर्तित करते हैं, फिर हम उनका प्रयोग करते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़े बनाना, ठीक है। इसमें हमने गन्ने का सीधा प्रयोग न करके उससे चीनी बना करके फिर उसका प्रयोग किया है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण उद्योग आते हैं। उद्योगों के संबंध जितनी भी क्रियाएं हैं वो द्वितीय क्रियाओं में आती हैं। नेक्स्ट है तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाओं के अंदर व्यापार आता है, ठीक है, लेन देन, परिवहन के जितने भी साधन हैं वो। वह सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, किसी से भी पैसे देकर उससे कुछ भी काम करवाना, वो सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। इसमें कोई भी काम हो सकता है, जैसे अध्यापक हो गया, वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है। मतलब पैसे देकर के हम उनकी सेवाएं जो हैं वो लेते हैं। अगला आता है चतुर्थक क्रियाएं। चतुर्थक क्रियाओं के अंदर अनुसंधान आता है, सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े कार्य आते हैं। तो इस तरह से व्यवसायिक संरचनाओं को हमने 4 भागों में बांटा है। व्यवसायिक संरचना के द्वारा भी हम किसी देश की आर्थिक स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। अगर देश की अधिकतर जनसंख्या प्राथमिक कार्यों में लगी हुई है तो इसका मतलब होता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही पिछड़ी हुई है। जबकि अगर जनसंख्या का अधिकतर भाग द्वितीय, तृतीय और चतुर्थक क्रियाओं में लगा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि जनसंख्या जो है वो अर्थव्यवस्था जो है वो विकास कर रही है और अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ही विकसित अर्थव्यवस्था है या विकास की तरफ अग्रसर है, ठीक है। तो इस तरह से ये जनसंख्या संगठन में जनसंख्या की विशेषताएं बताई गई हैं। लिंग अनुपात, आयु लिंग संरचना, आयु संरचना, ग्रामीण नगरीय संगठन, साक्षरता और व्यवसायिक संरचना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है।